Hello, good morning, students. Today I starts your chapter 6, part 2, page number 67 in history. टॉपिक है हमारा द डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पेज चाहो तो शो कर सकते हो जैसे उस दिन शो किए थे, लेकिन अंडरलाइन करते रहिए और जहां पॉइंट ना समझ में आए पूछिए भी। आप लोग कुछ पूछते नहीं हो दोबारा। कम से कम कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आप पढ़ रहे हैं उसको लेके अगले दिन आइए। प्रिपरेशन केवल देखिए, क्लास लेना इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने क्लास ले लिया फिर खत्म हो गया। समझ में भी आना मस्ट है, और आप क्या कर रहे हैं उससे हमको भी पता चलता रहे। आप क्वेश्चन लेके आइए, उससे रिलेटेड लेके आइए, टॉपिक के अंदर से लेके आइए, क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन छोटे बड़े मैं तो बार बार आपको बोला हूँ, अच्छे से करें जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। पूरा तब तैयार होता है जब आप एक एक पॉइंट्स एक एक पेज से वर्क करते हैं, तो अच्छे से तैयारी होती है। ओके, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया आपको कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी डिफरेंट रीजन से जो है डिक्लाइन हो गई, धीरे धीरे इसका पतन होता गया। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट बुनकर जो एक्सपोर्ट विदेशों में होता था, फॉरेन कंट्रीज में इसकी डिमांड थी, कैल्को क्लॉथ की, मसलिन की, एंड चैन चिंस बंधानी इनकी। After the Industrial Revolution, Britain started producing machine-made textile that were much cheaper and better in quality than traditional Indian textile. सबसे पहला रीजन है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटिश में हुआ, वहाँ इम्प्रेस मिल और ये सब लगी, आर्कराइट ने सबसे पहले मिल लगाया, तो फैक्ट्री मेड्स क्लॉथ क्या थे वो? चीपर, सस्ते थे, बेटर क्वालिटी के थे देन हैंडमेड इंडियन टेक्सटाइल जो हमारे बुनकर बनाते थे हाथ से, और डिमांड सप्लाई जो भी ज़्यादा होती थी। दूसरा, चार्टर ऑफ 1813, हाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा, एंडेड द EEIC's मोनोपोली एंड थ्री ओपन इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। क्या हुआ? जो 1813 में चार्टर एक्ट को समाप्त करके इसमें ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली, मतलब जो एक साम्राज्य था इनका एक छत्र व्यापार पे, उसको समाप्त कर दिया गया और अदर ब्रिटिश ट्रेडर के लिए जो है ओपन कर दिया गया। देयर आफ्टर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल गुड्स फ्लडेड इंडियन मार्केट। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जहाँ पे केवल EIC के कंपनी के ही कपड़े बिकते थे, अब ब्रिटिश के बने अदर फैक्ट्रियों के भी कपड़े इंडिया मार्केट में आने लगे। इससे क्या हो गई? बाढ़ सी आ गई सामान की, डिमांड उतनी थी नहीं, इसलिए प्राइस डाउन होना मस्ट था। By the beginning of 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market. 19th सेंचुरी के आते तक जो है ब्रिटिश टेक्सटाइल्स जो है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक जो हमारे इंडियन मार्केट में छा गया था पूरी तरह से। और एक तरह से जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल मार्केट था, धीरे धीरे अफ्रीका, एशिया एज वेल एज अमेरिका एंड यूरोप में इसकी डिमांड कम हो गई। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स। बाहरी कंपनियां जो है भारतीय सामान को खरीदना बंद कर दी। एंड दियर एजेंट नो लॉन्गर गेव एडवांसेस। अब जो उनके एजेंट थे, जो हमारे कॉटन प्रोड्यूसर कल्टीवेटर्स थे और वीवर्स को, इनको जो एडवांस में पैसा देके जाते थे कि आप मेरे लिए काम करोगे, ये सब देना बंद कर दिए। और जब इनको पैसा नहीं मिल रहा था तो इनकी सप्लाई भी कम हो गई। इस वजह से धीरे धीरे इनका जॉब खतरे में आ गया। अगला है, द कोलोनाइजेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाई ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। धीरे धीरे उपनिवेश बनता गया ब्रिटिश का, EIC का, और ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर धीरे धीरे कई इसकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। इस वजह से धीरे धीरे जो है हमारी टेक्सटाइल और डाउन होती चली गई। तो यही था आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
तो रियून्ड क्या बोलते हैं इसको, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थ्रू द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसका क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन होता गया, डिक्लाइन होता गया, यही है आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपका डिफिनीशन है, आंसर है। अगला है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड सर्टेन कोर्सिव पॉलिसी। कई ऐसी पॉलिसी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया जो हमारी टेक्सटाइल के लिए, हमारे बुनकरों के लिए कोर्सिव थी, जंग लगा देने वाली तरह से, उनसे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द कंपनीज एजेंट फोर्स इंडियन फार्मर। और कंपनी एजेंट जो है इंडियन फार्मर को फोर्स करते थे मोर ग्रो कल्टिव जो है कॉटन एंड सेल इट टू देम एट चीप रेट। मतलब अब एडवांस भी नहीं मिलता था और फोर्स भी किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन ग्रो करो और कम रेट पर उन्हें रॉ मटेरियल भी सप्लाई दो। The company also made it compulsory for the weavers to register with the company and do nothing independently. वीवर्स के लिए भी हो गया कि आप कंपनी के साथ रजिस्टर हुई कि आप अपना माल कंपनी या कंपनी में काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से आप अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट, बहुत से भारतीय प्रिंसली स्टेट जो थे जो स्वायत्ता स्वीकार कर लिए थे या आफ्टर रिवोल्ट 1857 जो लोग ब्रिटिश की क्वीन विक्टोरिया की अधीनता स्वीकार कर लिए थे या सब्साइडरी अलायंस के तहत और के तहत कि ठीक है आप राजा बने रहोगे बाकी सारा हमारी व्यवस्था रहेगी, तो इसके तहत उनके पास पावर ही नहीं रह गया कोई, इससे सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था हमारे बुनकरों किसानों को, इससे उनकी स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन वर्स होती गई, पुअरर होती गई, उनकी जीविका मुश्किल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन ब्रिटेन when traditional artisans were displayed by the industrial revolution, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो वहाँ के भी तो वीवर्स थे, वहाँ के ट्रेडिशनल परंपरागत ढंग से जो काम करने वाले थे रिप्लेस हुए, लेकिन उनको तो फैक्ट्री में काम मिल गया। द गवर्नमेंट मेड प्रोविजन टू एब्जॉर्ब देम इनटू द न्यू फैक्ट्रीज, वहाँ की सरकार ने उनके लिए नीतियाँ बनाई कि उनको फैक्ट्रियों में रख लिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा था नहीं। इन इंडिया द EIC डिड नॉट मेक एनी सच प्रोविजन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नीति पॉलिसी नहीं बनाई। फॉर ऑल दीज रीजन, तो एक आंसर देखिए, लॉन्ग आंसर है ये आपका क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, व्हाट वर द रीजन, व्हाट वर द फैक्टर, तो इसके जो पॉइंट पड़ेंगे, अब इसी में सो मेनी स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उनको निकालिए, मल्टीपल चॉइस बनाइए। या मिलियंस ऑफ वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर लेफ्ट जॉबलेस, तो हमारे यहाँ के जो लाखों करोड़ों वीवर्स थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, वो जॉबलेस हो गए, लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड पॉवर्टी, और उनकी जीवन जो है दुखमय होने, गरीबता में व्यतीत होना शुरू हो गया। मेनी ऑफ देम, तो जो सेल्फ इकोनॉमी थी गाँव की वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, इसीलिए लोग शहरों की तरफ भागे और अर्बनाइजेशन हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ हुआ वहीं अर्बनाइजेशन हुआ, इसीलिए आपको पहले पढ़ाया गया इंडस्ट्री वाले चैप्टर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड टू हैंड। अपने आप वहाँ सिटी बसना शुरू हो जाती, लोग रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सुख सुविधाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। विलेज एंड ट्राई टू टेक अप एग्रीकल्चर, मेनी अदर माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ अदर वर्क, वही गांव के किसान भी खेती छोड़ छोड़ करके, जब उनको सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, जीविका नहीं उनकी चल पा रही थी, उधर दबाव बढ़ रहा था कि आप जो है कैश क्रॉप ग्रो करो, कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करो, और प्रॉफिट भी उन्हें नहीं मिल रहा था। द रेस्ट ऑफ देम वेंट आउट ऑफ द कंट्री वर्क ऑन प्लांटेशन, कुछ लोग तो देश से बाहर प्लांटेशन वर्क में, अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज एंड अदर कंट्रीज, आज जो इंडिया बसे हैं सब लोग जा जा करके, वो पूर्वज वहीं इसी समय सब भागे थे। प्लांटर्स मतलब रबर प्लांटिंग, टी प्लांटिंग, कॉफ़ी प्लांटिंग, ऐसे में लोग ले गए थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो है यूरोपियन ट्रेडर्स अपने साथ उनको, और वहीं वो बस गए। हिस्ट्री इन डेप्थ में आप बॉक्स में देखिए, 1838 द पॉपुलेशन ऑफ
डक्का अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ढाका मसलिन जो बताया हमने, तो ढाका जो वहाँ पे मेजर सेंटर था एक तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वेंट डाउन टू 68,000 फ्रॉम, क्या हुआ, 2 लाख 1801, 1801 में 2 लाख पॉपुलेशन थी, वो 1838 में 68,000 रह गई। मीन्स सोचिए कि मोर देन हाफ पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई जॉब के तलाश में इन इंडिया। माइग्रेंट इमिग्रेंट आपको बताया गया जो देश के अंदर में होता है माइग्रेशन, और जब बाहर होता है विदेशों में लोग भागते हैं देश छोड़ करके, इस तरह से। ऑन द अदर हैंड the artisans involved in cotton textile manufacturing by traditional method. On the other hand, the number of textile workers in English town of Manchester between 1838 and 1856 increased at the rate of 50। जबकि अगर हम कंपेरिजन करते हैं इंडिया और ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आया। वहाँ पे जो मैनचेस्टर है, हब है जो कॉटन टेक्सटाइल का, इंडिया में जो हम अहमदाबाद को कहते हैं, वहाँ पे लेबर भागे नहीं, लोग भागे नहीं। वहाँ पे आपको बताया गया है कि 1838 से 1856 में लगभग 20 साल में जो है 56% मतलब आधी परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। सोचिए, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। अभी तो कॉटन इंडस्ट्री था, आयरन इंडस्ट्री भी हमारी डिक्लाइन हुई। यहां पर भी वही ट्रेडिशनल सिस्टम, गांव में लोग होते थे स्मिथ लोहार जो लोहे का वर्क करते थे, और अपनी चीजों को लोग एक्सचेंज करके जीविका चलाते थे। बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया ऑलमोस्ट, बिहार का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि बिहार रिच इन मिनरल रिसोर्स में था। अब तो झारखंड मोस्टली पार्ट्स है उसका, छोटा नागपुर रीजन, तो बिहार एंड सेंट्रल इंडिया ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर। और स्मेल्टिंग मेटलर्जी बहुत पहले से ही थी, अर्ली टाइम से लोग कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, लोग धातुओं को पिघलाना और उससे चीज़ों को बनाना जानते थे। इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज, अपने ज़रूरत की चीज़ें, हथियार पहले इसी से बनते थे सब, तलवार, स्वॉर्ड, भाला जो है। इंडियन हैड आल्सो परफेक्टेड द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील फ्रॉम आयरन, आयरन से स्टील भी बनाना जानते थे। इंडियन स्टील वाज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यूज फॉर मेकिंग वेपन्स, यहाँ की स्टील जैसे टेक्सटाइल विश्व विख्यात थी वैसे ये भी, और लोग इससे हथियार बनाते थे। लाइक द क्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, द क्राफ्ट्स ऑफ आयरन स्मेल्टिंग आल्सो डिक्लाइन with the British conquest of India. Again there were several factors responsible for the, अब यहाँ पे भी कौन कौन फैक्टर थे, कल ही इसके बारे में डिस्कस किया गया था। फॉरेस्ट लॉ सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डाला। जब फॉरेस्ट लॉ बना दिया गया तो फॉरेस्ट में कोई ऐसे घुस नहीं पाता था, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाता था, माइंस मिनरल्स से वो अपनी रॉ मटेरियल और नहीं ले पाते थे। तो पास्ड बाय द मिड 19th सेंचुरी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फॉरेस्ट एरिया, आयरन स्मेल्टर्स 10 फुट, और ज़्यादातर आयरन स्मेल्टर्स जो होते थे जो ट्राइब्स लोग होते, बंजारा ये लोग करते थे। फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड फॉर द चारकोल, कोयला, भाई जल ईंधन के रूप में तो उसी का यूज करेंगे, भट्टी, तभी तो पिघले, गर्म होगा और लोहा पिघलेगा। टू पे हाईवी टैक्सेस, और उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, तो जो इनकम थी उनकी तो टैक्स और इन सब चीज़ों में ही चली जाती थी। परमिशन टू एंटर द फॉरेस्ट, अगला है डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल इंडिजिनस स्मेल्टर्स, स्थानीय, इंडिजिनस मतलब होता देसी, अपने देश में पाई जाने वाली, तो स्थानीय जो स्मेल्टर्स होते थे गालक डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दो कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश स्टील, कम हो गया क्योंकि कंपटीशन, जैसे इंडिया
कि वीवर्स जो है compete नहीं कर पाए ब्रिटिश मेड गुड्स में, फैक्ट्री मेड में, ऐसे यहाँ के हमारे स्मेल्टर्स भी जो है ब्रिटिश कंपटीटर से compete नहीं कर पाए। Iron and steel required for the construction of railway in India was met by importing iron and steel from England। अब सोचिए यहीं से रॉ मटेरियल ले जाते थे, कच्चा लोहे की और कोयला, ये सब इंडिया से यूरोप जाता था, इंग्लैंड। इसीलिए वो लोग रेल लाइन हमारी सुविधाओं के लिए नहीं बिछाए, रेल लाइन उन्होंने अपनी सुविधा के लिए माइन से खुदान करके पोर्ट तक ले जाना, उसके बाद शिप के थ्रू से ले जाते थे इंग्लैंड, और वहाँ से फैक्ट्रियों में बना करके फिनिश प्रोडक्ट लाते थे इंडिया के मार्केट में। यहीं का सामान यहीं बन के आए, यहीं बिकता था, और प्रॉफिट कौन लेता था? ब्रिटिशर। Under these conditions, the iron smelter could not continue with their occupation for a long time। उनका जॉब लगत नहीं बना रहा। जैसे आज है, लोगों के ट्रेडिशनल जॉब सब बंद हो गए हैं, लोग अपने अपने परंपरागत या पैतृक जॉब को छोड़ कर करके लोग जो है शहरों में जॉब की तलाश में, पढ़ लिख लिए थोड़ा सा तो वो काम करेंगे ही नहीं। आज देखिए बर्तन, पॉटर, कुम्हार कोई बर्तन नहीं बनाने को तैयार है, लोहार कोई लोहा, सब बंद हो गया। गांव में नहीं तो सब कुछ था, सब आत्मनिर्भर थे। तीसरी घंटी लगे बाद चौथी घंटी चल रहा, दूसरी चलत रही, तीसरी टाइम भयबक ना भयबक के देखे सस। अब एक तक वो वीडियो बनाओ चला करेंगे वहीं निकरी ना, वह लगा बा बाहरवा टाइम टेबल इसी बोर्ड वाले उस पे अंडर दीज कंडीशन द आयरन स्मेल्टर्स कुड नॉट कंटिन्यू विद देयर ऑक्यूपेशन। ये सभी हमने इसको आपको बताया। और आगे बढ़ाइए, री इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ, ट्रेडिशनल थी, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके रीजन हम लोगों ने पढ़ा। अब री इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में ग्रेजुअली हेल्ड बाय इकोनॉमिक फोर्सेस। समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, कल जरूर क्वेश्चन बना के आइए और उसके आंसर भी आप लिखिए, घर पे प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। चैप्टर जो सब हो गए हैं उनको तैयारी आप करते रहिए, एनुअल में आएगा। इकोनॉमिक फोर्सेस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ entrepreneur industries based on the large scale factory system began to be established in India. Many peasants, jobless weaver, spinners and other took up work in the modern factories। जो लोग जॉबलेस हो गए थे, जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन लोग थे, उन लोग इन फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया। लोकेटेड इन कॉलोनियल टाउन, इंडियन कॉटन मिल्स। एक हेडिंग और पढ़ाएंगे आज। A particular development outside India further stimulated the establishment mechanized cotton textile factories in India। सिविल वार इन अमेरिका, ध्यान दीजिए, अमेरिका में जब गृह युद्ध 1860, उस समय अब्राहम प्रेसिडेंट थे। हेलो, आवाज नहीं आए बेटा। एडवर्सली अफेक्टेड कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम द प्लांटेशन ऑफ ब्रिटेन। क्या हुआ? जो ब्रिटेन से यूएसए में, नहीं आवाज नहीं आया बेटा, उसका बैड इफेक्ट पड़ा। कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम प्लांटेशन ऑफ यूएसए। सिविल वार आपको बताया जा चुका है इसके पहले, मतलब आप पढ़े भी होंगे कभी, अब्राहम लिंकन वाले चैप्टर जब कभी हिंदी या इंग्लिश में आया है तो, या उसमें था एसएसटी में भी 5th, और उसमें क्या हुआ था, सदर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट जो है उस समय स्लेवरी को लेकर के 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। और अब्राहम लिंकन जो है जब प्रेसिडेंट बने तो स्लेवरी का एंड चाहते थे। नॉर्दर्न स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में था, और सदर्न स्टेट वो चाहता था, क्योंकि वो प्लांटर्स, तो प्लांटर्स के लिए लेबर की ज़्यादा थी, इसलिए स्लेवरी चाहते थे। हाँ, तो उस समय की स्थिति जब सिविल वार हुआ तो कॉटन सप्लाई कम हो गई यूएसए से ब्रिटेन, तो उसका बुरा असर पड़ा वहाँ की फैक्ट्रियों पर। एज अ रिजल्ट
देयर वाज ए शार्प इंक्रीज इन इंडिया रॉ कॉटन एक्सपोर्ट ब्रिटेन, और जब वहां पे कमी हो गई रॉ कॉटन की तो इंडिया से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। द इंटरप्राइजिंग मर्चेंट मेड सब्सटेंशियल गेन इन दिस ट्रेड, और इस तरह से जो व्यापारी लोग थे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे, यहाँ से कम पैसे में खरीदते थे, वहाँ ज़्यादा बेचते थे। Some of them then decided to invest in setting up modern, तब उनमें से कुछ लोगों ने इंडिया में पैसे के इन्वेस्ट करने के लिए कि यहीं पर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए योजना बनाई, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट लार्जली इंडियन ओन्ड मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। 1877 जमशेदजी नासुरवान जी टाटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस्टेब्लिश इम्प्रेस मिल एट नागपुर, नागपुर में इम्प्रेस मिल की स्थापना किया जमशेद जी। इससे फिलहाल ये पारसी थे लेकिन एक तरह से इंडियन प्रेन्यूर थे ये। दिस वाज फॉलोड बाय मोर मिल्स इन अहमदाबाद, मद्रास, बंगाल एंड पंजाब में खुले। बाय 1900 देयर वेर अबाउट 87 कॉटन मिल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, चल रहे थे। ऑफ दीज मोर देन हाफ वर इन बॉम्बे, उसमें से ज़्यादातर आधे से अधिक बॉम्बे थे। द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांडेड फॉर लेबर, कॉटन मिल की जब ग्रोथ हुई तो लेबर की भी डिमांड हुई। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट, गरीब किसान, आर्टिसंस, एग्रीकल्चर लेबर मूव टू सिटीज टू वर्क इन दीज मिल्स, तो गांव से शहरों की तरफ। सर मैथ की क्लास ले लीजिएगा एट्थ में आज। आज इनको टाइमिंग बता दीजिए 1:20 का। हेलो बेटा, 1:20 पे आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, आप लोग रेडी रहिएगा। 1:20, क्योंकि लगातार लगातार क्लास है, 9th के बाद 10th, 10th के बाद फिर 12th में 2 पीरियड, फिर 11th में 2 पीरियड, तब फुर्सत पाएंगे। 1:20, 1:20, 1:20 PM। आगे द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल लेड टू डिमांड यस लेबर, और इस तरह से व्हेन इंडियन बिजनेसमैन बिगन सेटिंग अप इंडस्ट्री, और जब हमारे बिजनेसमैन भारतीय लोग फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू किया, दे अवॉइडेड कंपीटिंग विद ब्रिटिश क्लॉथ इन इंडियन मार्केट, तो भारतीय बाजार में ब्रिटिश क्लॉथ से कंपटीशन करने में थोड़ा बचते थे, अपने को बचाते थे। ब्रिटिश क्लॉथ वाज फाइनर एंड लेस एक्सपेंसिव, जब वहाँ का कपड़ा फाइन था, स्मूथ था, सस्ता था। सिंस यार्न वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, हमारे यहाँ का यार्न अच्छा था, इसलिए ज़्यादातर आज भी इंडिया से ज़्यादातर यार्न का सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है। फिनिश क्लॉथ हम कम भेजते हैं। ये सब आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, तो रिलेशन है एक दूसरे का, ध्यान समझिए, पुरानी बातें याद रखिए जो चैप्टर में पढ़ाए जा चुके हैं ज्योग्राफी में। अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन यार्न रेदर देन क्लॉथ, द कोर्स यार्न प्रोड्यूस इन इंडिया इंडियन मिल्स वाज यूज बाई हैंडलूम वीवर्स, और जो कोर्स यार्न बनता था फैक्ट्रियों में वो हमारे हैंडलूम जो हाथों से हथकरघा चलाते थे उन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू चाइना। By the first decade of 20th century, the series of change affected the pattern of industrialized labor। आज की क्लास फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा समझिएगा, लेकिन अच्छे से वीडियो घर पे भी वॉच करिए, देखिए समझिए और रिलेटेड क्वेश्चन निकालिए। और फेयर सबका वेल कंप्लीट, हर चैप्टर पूरा मिलना चाहिए मुझे, इनकम्प्लीट किसी के ना हो बोल दो, अटेंडेंस दे दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिलहाल जुड़ नहीं रहे, सब हैं एर्थ वाले कहाँ, जैसे लगता है कि सब खो गए। हाँ हेलो, हाँ बेटा, बेटा यही तो है। ठीक है, मैंने बोला रिपोर्ट बना के दीजिए, मीटिंग होगी उसमें बात रखेंगे, आप लोग बना के दीजिए हमें संडे को किसका क्या हुआ है, कितनी बार क्या, ये भी बना के दीजिए किसके कितनी बार रिवीजन हुआ, कितने अभी पढ़ाया नहीं, कितने क्या किया है। नहीं तो वो सब चीजें आप बना के भेजोगे बढ़िया से, एक लोग।
अब डेली बोलता हूँ, जबकि पीरियड भी खाली उनके पास, लेकिन पता नहीं। बना के दीजिए आप लोग भी, मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग भी मैनेजर सर से बात कर लो, बोल दो, डायरेक्ट बोल दो, समझे ना। अपनी बातें आप डायरेक्ट बोल दीजिए मैनेजर सर से या प्रिंसिपल सर से, सर ऐसे ऐसे है। और वैसे कमी आप लोगों में भी है, सब लोग जुड़ते नहीं, बताइए 10 लोग आप ही लोग जुड़ते हो, बाकी सबका कोई पता ही नहीं है। नहीं वो तो सही है, हाँ बात सही है, लेकिन थोड़ा और लोगों को बोलो जुड़े, कहाँ हैं सब लोग भाई। उस दौरान तो काफी लोग रहते थे उधर, जब से इधर सब हुआ हाफ ईयरली के बाद से, और तब से एकदम स्लो हो गए। तो ठीक है, अच्छी बात है, देखिए ओके।